शुरुआत में तो मैं बताना चाहूँगा जैसे मेरी लाइफ की जर्नी रही है, वो फिटनेस की जर्नी मेरी तब स्टार्ट हुई है जब मैं 40 साल का था। जी। तो जैसे जितने लोग आप देख रहे हो या आप में से भी 40 के आसपास जो पहुँचने वाले हैं, सब ने एक चीज़ देखी होगी कि जब तक आप 40 के होते हो या पहुँचने वाले होते हो, तो उसके पहले के जो आपके टारगेट्स होते थे, वो लगभग पूरे हो चुके रहते हैं। घर बनाना है, शादी करना है, बच्चे करना है, सारे टारगेट आपके पूरे हो गए। 40 की उम्र तक आते-आते आपके पास ऐसा कोई टारगेट बचता नहीं है और आपका सब कुछ सेटल हो चुका रहता है लाइफ में। आपका घर बन चुका रहता है, आप कार खरीद चुके रहते हो, आपके बच्चे हो चुके रहते हैं, शादी बच्चे सब हो चुका रहता है। तो और उसके बाद में आपके पास ना एनर्जी होती है, धीरे-धीरे शरीर भी अपना जवाब देने लगता है। पुरानी जो हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके साथ तो ये होता है कि हम ये सब इकट्ठा करने में अपनी सारी एनर्जी एग्ज़ॉस्ट कर चुके होते हैं। इनके कारण हम अपने शरीर को अब्यूज़ भी कर चुके होते हैं। तो वो सारी एनर्जी खराब वेस्ट करने मतलब यूज़ करने के कारण हमारा शरीर के भी ऊपर धीरे-धीरे परिणाम दिखने लगते हैं। तो आपने देखा होगा 40 के बाद सबको कोई ना कोई सिम्पटम आने लगता है। किसी को अस्थमा हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे दिखना चालू कर देती है। तो उस वजह से हमारे पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कुछ नया एडवेंचर अब किया जाए। तो ये एक एज होती है कि जब आदमी अपना या तो हार मान लेता है, डॉक्टर की दवाइयाँ चलने लगती है या फिर कुछ अलग करने की सोचता है या गिव अप कर देता है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। मैं लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन से बड़े होने तक मेरा समय थोड़ा सा संघर्ष में और अभाव में निकला है। तो बचपन का टारगेट यही था कि अपने को ये सब चीज़ें जो मेरे पास नहीं है मुझे इकट्ठी करनी, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, सब इकट्ठा करना है। तो लगे रहे काम धंधे में, रात दिन नहीं देखते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये सब कमा तो लिया, बट धीरे-धीरे करके अपनी लाइफ़स्टाइल की वजह से मुझे चैलेंजेस आने लगे। पहले मुझे अस्थमा डिटेक्ट हुआ 2007 में। अच्छा, तो 2007 में आपको अस्थमा जी। बता दिया। अस्थमा डिटेक्ट हुआ तो फिर डेरिफाइलिन और वो अस्थमा का पंप वो चालू हो गया। कोई बात नहीं, जब अटैक आता था तो पंप ले लेते थे। तो ये अटैक आता कैसे था? जैसे डर कभी भी के किसी भी उससे चीज़ आता नहीं, था, कभी हवा धूल से आता था? ये कभी भी किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है। एक्चुअली मेरा डस्ट से था। डस्ट से। तो जब मौसम चेंज होता है तो वायरल होता है और खासकर दिवाली, होली इस टाइप के जब सीज़न चेंज होते हैं, तो दिवाली का जो पॉल्यूशन होता है उसके कारण, होली के जो गुलाल है उसके कारण, या कभी घर में साफ-सफाई कर ली तो उसके डस्ट से होता था। अभी एज आपकी क्या है? अभी मेरी 50 है। 50 लगता प्लस बिल्कुल नहीं हो आप 50 के। थैंक यू सर। लास्ट मंथ ही मैं 50 प्लस का हुआ हूँ। अभी 1 महीना ऊपर हो गया 50 का हुआ। तो करीब 33 हाँ, 33 थे के जो आसपास, 32 अस्थमा 33 के आपको आसपास। बता दिया जी। था। तो ज़्यादातर लोग जब अस्थमा बता दिया जाता है उनकी तो उम्मीद छूट जाती है कि अब वर्कआउट या कोई भी फिजिकल मेरी भी काम तो छूट हम गई कर थी। ही नहीं पाएंगे, अब मेरी भी लाइफ छूट में गई थी। भाग तो कभी नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने बोली था आपको चलना फिरना ज़्यादा कम कर दो, हाँ, केयरफुल रहिए। केयरफुल रहो थोड़ा सा। गोलियाँ पे और उस पे डिपेंडेंट हो गया था, अस्थमा इनहेलर पे। फिर थोड़े दिनों बाद मुझे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ, हाई ब्लड प्रेशर। तो उसकी गोली चलने लगी। सिंपल है, आपको बीपी है तो आप क्या करोगे? गोली लोगे, और क्या है, सिंपल। प्रॉब्लम तब बड़ी मेरी लाइफ में चेंज तब आया जब मैंने एक दिन अपने आप को देखा कि मैं बिल्कुल बिस्तर पे हूँ। पहले मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस हुआ, उसमें गर्दन से लेके हाथ के हर जॉइंट तक, पूरा उंगलियों तक, हर जितने जॉइंट है सब में मतलब आसानी दर्द होता है, और उसके लिए कोई पेन किलर भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करते। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ लेके तक जितने पूरा जॉइंट है, एकदम ये जॉइंट, दर्द ये हो रहा है। जॉइंट, ये जॉइंट, उंगलियों के जॉइंट सब में दर्द होता है, रेडिएट होता है पेन एक्चुअली। तो वो पेन हुआ, तभी समझा नहीं मैं। 1-1.5 महीना चला, गाड़ी चलाते हाँ रहे। चलता रहा। 1-1.5 महीना पेन रहा, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे दूसरी साइड हुआ, पहले लेफ्ट में हुआ, फिर राइट में हुआ, फिर वो 1-1.5 महीने में ठीक हो गया। फिर उसके 1-2 महीना मुझे दोनों साइड हो गया, और उसके बाद मैं बिल्कुल बिस्तर पे ही आ गया, क्योंकि उसके बाद मुझे चलना फिरना, तो जब मैं गर्दन भी उठाता था, आगे पीछे करता तो मुझे पेन होता था, तो मैं बिस्तर पे पड़ा रहता दिन भर। तो अब बाथरूम वगैरह कैसे जाते हैं? तो वो मेरे लिए दिन भर का सबसे चैलेंजिंग काम था, बाथरूम जाना। क्योंकि आपकी वाइफ आपको लाके खाना मुंह में तो खिला देगी, बट बाथरूम तो खुद ही जाना पड़ेगा उठकर। तो खाना भी कम कर दिया होगा फिर उस हाँ, चक्कर में, बाथरूम 24 घंटे बिस्तर पे ही पड़े। 3 महीने में बेड रिडन रहा। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जो अभी तक अपनी ज़िंदगी में मैंने जितना कमाया है, 2000 स्क्वायर फीट का मकान बनाया है, एक कार खरीद रखी है, बट मैं पड़ा कहाँ हूँ अल्टीमेटली 6x6 के बेड पे। यूज़ क्या कर रहा हूँ? बिस्तर। कार चलाना मना है। तब मुझे अपने आप को रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये सब दौलत कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य की दौलत गंवा दी मैंने। उसके बाद से फिर सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबसे इलाज करवाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
एक दिन मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, फेसबुक बिस्तर पे पड़े ही, तब मिलिंद सोमन की न्यूज़ देखी कि उन्होंने आयरन मैन किया है। मुझे नहीं पता था आयरन मैन क्या होता है। मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में कभी नहीं रहा हूँ जीवन में, कभी स्पोर्ट्स नहीं किया, बचपन में भी नहीं किया। कौन थकेगा, कौन दौड़ेगा। सुबह का सूरज भी मैंने तब देखा है जब मैं रात भर जगा हूँ, कभी जल्दी नहीं उठा सूरज से पहले। मिलिंद सोमन चूंकि हमारे समय के एक सुपर मॉडल रहे हैं, आज भी हैं रोल आज भी मॉडल। हैं, आज बिल्कुल। काफी अपनी कंट्री के एंड्योरेंस के लिए मैं जरूर हाँ। ये बोलना चाहूंगा कि वो सबसे आज बड़े रोल मॉडल है, आज पहले वो तक है। सुपर मॉडल थे। पहले सुपर हाँ। मॉडल थे, सही बात। उनका देखा कि उन्होंने आयरन मैन किया तो थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ी क्या होता है, तो देखा। तो ये कौन सा साल था? ये है 2014 के आसपास। 14। क्या एज थी सर आपकी at this तब मेरी time? 40। 40। हाँ, वो मिलिंद सोमन उस समय 50 ईयर्स के थे। और मैंने जब आयरन मैन का पता किया तो पता चला कि इसमें इतनी स्विमिंग, इतनी साइकिलिंग, इतनी रनिंग करनी होती है। मैं तो बिस्तर पे पड़ा हूँ, मुझसे 10 साल बड़ा आदमी ये सब करके बैठा हुआ एक साथ, और मैं इसका एक पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा नहीं कर सकता हूँ। तो जीवन में अपने ऊपर सबसे पहली शर्म जो है मुझे उस दिन आई थी। तब मैंने सोचा कि यार ऐसा कुछ करना है, ये नहीं इसका आधा सही, नहीं तो उसका आधा ही सही, कुछ तो करूँ मैं। तो उस समय सोचा था। फिर जब ठीक हुआ, थोड़ा चलने फिरने लगा, तो फिर वॉक से शुरू किया, जिम जाने लगा। एक हमारे घर के पास में एक P3 जिम है, उसको ज्वाइन किया, वहाँ जिम जाना शुरू किया। 8 महीने में रेगुलर जिम गया हूँ। उसके बाद फिर साइकिलिंग स्टार्ट की। तो काफ़ी समय तक साइकिलिंग करने के बाद एक दिन हम 4 दोस्त बढ़िया साइकिल लेके इंदौर चलेगा साइकिल चलाते लगे। तो उस दिन लगा कि हाँ अब कुछ अचीव किया है बिना साइकिल। किसी प्लानिंग के, कुछ नहीं, हाँ बस नहीं, प्लान करके 1 दिन 2 दिन पहले प्लान किया था, बट कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, कोई सिर्फ साइकिल से support, हाँ, डायरेक्ट इंदौर गए थे। बस। उसके बाद फिर रनिंग में आया। तब मेरे तो बचपन से कभी दौड़ा नहीं था, तो मेरे मसल तो पूरे जैम थे, 50 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था। तब मैंने सोचा कि कोई कोच हायर करूं, किसी से सीखा जाए कि रनिंग कैसे करना चाहिए। मैं साईं गया, स्टेडियम गया, सब जगह कोच ढूंढने की कोशिश की। तो सबका जवाब यही था कि यहाँ तो बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है, आपके लिए तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी। तो फिर भी जैसे तैसे अपने आप रनिंग स्टार्ट की। फिर उसी साल 2015 की बात है, रन भोपाल रन ऑर्गेनाइज हुई थी फर्स्ट टाइम भोपाल में। उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें मैं 11 किलोमीटर पार्टिसिपेट किया था। तो मैं 1 किलोमीटर करीब कंटिन्यूस दौड़ पा रहा था उस समय तक। इतनी प्रोग्रेस हो गई थी कि 1 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ सकता हूँ। तो वो दौड़ने के अब कितने करीब 1 साल हो गया आपको? हाँ, मतलब स्ट्रगल उस करते हुए समय 1 तक साल हो 1 गया था साल हो मुझे। गया करीब, जब आपने बाइक चला ली। जी। भोपाल बाइक से मैंने इंदौर। जब 200 किलोमीटर चलाई थी वो था जनवरी 2015, 15 हो गए। और ये इवेंट था दिसंबर 2015 में। और मेरा फिटनेस जर्नी मतलब जो करीब स्टार्ट 2 हुई थी, साल हो गए हाँ, फिटनेस जर्नी को। मतलब 2014 से स्टार्ट हुई थी, हाँ, और 2015 एंड तक आते आते फिर मैं रनिंग पे आ गया था। हाँ। फिर वहाँ पे भी रन वॉक करके वो 1.5 घंटे में, 1 घंटा 34 मिनट में मैंने वो फिनिश किया था 11 किलोमीटर रन भोपाल रन का। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे रनिंग का डिस्टेंस बढ़ाता गया। तो 2016 तक मैं हो गया था रनिंग की, हाँ कर लूँगा अब मैं। फिर इवेंट आयरन मैन चूँकि टारगेट था, तो स्विमिंग भी नहीं आती थी। तो फिर 2017 में स्विमिंग सीखना शुरू किया। अप्रैल में मैंने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था राजीव गांधी, और वहाँ पे स्विमिंग की प्रैक्टिस चालू की। और नवंबर 26 नवंबर 2017 को आयरन मैन फुकेट में फिनिश किया था। तो ये मोटी मोटी ऐसी जर्नी उसके रही है। आगे फिर आयरन मैन के आगे आपने फिर आयरन मैन किया था, तो मुझे भी उस समय भी कुछ पता नहीं था कि आयरन मैन मतलब मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। एक्चुअली मैंने तो किया अपने लिए था। मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। मेरे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क अपने लिए डिसाइड किया था कि ये जो मैं नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, वो मुझे करना। तो ऐसा करके आयरन मैन किया था। तो उसके बाद आयरन मैन के बाद मुझे धीरे धीरे लोग जानने लगे, पहचानने लगे। 1-2 बार पेपर में फ़ोटो भी आ गया, तो लोग जुड़ते गए। तो मुझे पता चला कि हाँ यार, मैं भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ इसके लिए। लोगों ने आयरन मैन के बारे में जानना शुरू कर दिया। तो फिर मैं जो रनिंग के इवेंट्स होने लगे उसमें पार्टिसिपेट करने लग गया। 2017 में रन भोपाल रन में, फिर पचमढ़ी मैराथन स्टार्ट हुई। उसके पहले टाटा मुंबई मैराथन का पता चला, तो सब जगह मैंने धीरे धीरे जाना शुरू किया। गोवा मैराथन में किया है। सबसे मेरी फुल मैराथन जो मैंने पहली की थी वो थी लद्दाख मैराथन। तो लद्दाख मैराथन जो है वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन मानी जाती है हिंदुस्तान की। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑक्सीजन की कमी। करीब 60% ऑक्सीजन अवेलेबल होती है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ से जैसे हम थोड़ा बहुत भी चलते हैं वहाँ पर, तो बहुत थक जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है। नॉर्मली तो कोई इंसान चलता भी है वहां जाके तो हाँ, भी वो थक जाता बहुत है। जल्दी तो थक जाता है। फुल मैराथन वहाँ पे हाँ। पहला लाइफ का करके है। पहला मेरा फुल मैराथन होता है 42 किलोमीटर का।
तो वो फुल मैराथन पहला मैंने वहीं किया, और उसका टाटा मुंबई मैराथन हर साल जाता हूँ मैं। बीच में लॉकडाउन में मैंने कुछ इंडोर भी इवेंट्स किए हैं, जैसे एक रेस अक्रॉस वेस्ट होता है जो यूएस में होता है, रेस अक्रॉस अमेरिका के साथ साथ। तो उसमें 1500 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है और काफ़ी हिली टेरेन होता है वो। तो वो चूँकि उस समय लॉकडाउन था तो उन्होंने उस समय वो वर्चुअल किया था, तो अपने होम जो स्मार्ट ट्रेनर होता है उसके ऊपर करना था उसको। तो मेरे लिए भी एक अच्छा मौका था कि मैं यूएस जाऊंगा और इवेंट करूंगा, तो मेरे लाखों रुपए खर्च होना है यहाँ पे, और ये इवेंट मुझे भोपाल में घर के कंफर्ट में रहकर करने का एक अच्छा मौका मिल गया था। तो मैंने उस समय और लॉकडाउन में वो किया था। और उसका कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ उसका था 12 दिन का। 12 दिन का। वो मैंने 9 दिन 2 घंटे में फिनिश किया था उसको। तो आपको 12 दिन में कितने किलोमीटर्स करने? 1500 किलोमीटर करने थे 1500 उसमें। जी। किलोमीटर्स। बाइक ट्रेनर थोड़ा बता सकते हैं क्या होता हाँ, बाइक ट्रेनर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसमें आप अपनी बाइक को माउंट कर देते हैं, और उसकी जो बाइक की स्पीड और वो रेजिस्टेंस है वो ट्रेनर गवर्न करता है। तो ट्रेनर्स पे आप जितना जोर से पेडल चलाएंगे उतना वो तेज चलेगा, उतनी स्पीड आपकी वो आपकी स्मार्ट डिवाइस पे डिटेक्ट करते हैं, तो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, दोनों पे आती है। वर्चुअली वर्चुअली, हाँ, वर्चुअली उसमें था, उन लोगों ने रूट दिए थे, और वो रूट जो एक्चुअल रूट थे उनको उन्होंने वीडियोग्राफी करके उन्होंने उन रूट को इसमें डाला हुआ था। उनका जो ऐप होता है, एक फुल गैस करके ऐप है, उसमें डाला हुआ था। तो उस जैसे जैसे वो उसमें रूट चलता है वैसे ही ट्रेनर आपको उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो वहाँ पे चढ़ाई चालू हो जाएगी तो ट्रेनर हार्ड हो जाएगा, वहाँ पे स्लोप आ जाएगा तो ट्रेनर लूज हो जाएगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको साइकिलिंग करनी होती है। और आपने लद्दाख ही सीधे क्यों फर्स्ट साइन अप किया एज फुल मैराथन? सर बचपन से यही लगता था मुझे कि जो टफेस्ट काम वो पहले कर डालो फ्री हो जाओ। यहाँ तक कि मैंने जब आयरन मैन भी किया था, उसके पहले मैंने कभी 21 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा था। मेरी फर्स्ट हाफ मैराथन जो थी वो आयरन मैन करने के बाद भोपाल रन में किया था। तो मैंने उसके पहले कभी हाफ मैराथन भी नहीं किया था। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था कि टफेस्ट है तो पहले करके फ्री हो जाओ। थोड़ा एक आइडिया दे सकते हैं कितने घंटे लगते हैं इसको करने में? आपको कितना टाइम लगा था? आयरन मैन में मुझे लगा था 43 मिनट स्विमिंग में लगे थे, 3 घंटा 43 मिनट साइकिलिंग में लगे थे, और टोटल 7 घंटा 32 मिनट मुझे 7 घंटा कंटिन्यूस एक्सरसाइज, 7.5 घंटा कंटिन्यूस एक्सरसाइज। कितने बजे शुरू हुआ सुबह? वो सर उसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है उसमें 4 बजे का। सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचना रहता है, अपना बैग बाइक सब लेके। वो आपको एक उनका ट्रांजिशन जोन होता है, उसमें आपको एक अपना डेडिकेटेड आपका एरिया अलॉट कर देते हैं। उसमें अपनी आपका साइकिल से रिलेटेड जितना भी आपका सामान है वहाँ रख सकते हो, रनिंग से रिलेटेड सामान आप वहाँ रख सकते हो। उसके बाद जो प्रोफेशनल एथलीट्स को पहले स्टार्ट दिया जाता है, तो जो प्रोफेशनल स्टार्ट होता है वो करीब 6 बजे होता है, और हम लोग का एज ग्रुप का 6:30 बजे स्टार्ट होता है। फिर आप बता रहे थे आपने फिर रेस अक्रॉस द वेस्ट जी ट्रेनर से खत्म किया। और ट्रेनर एक और चीज मेन जो एक ट्रेनर में खासियत है, वैसे तो सबने अपने घर में एक्सरसाइज बाइक देखी होगी, बट ट्रेनर पे आप अपनी बाहर की बाइक को इंडोर बाइक बना सकते हैं। तो अपने रूम के अंदर एक उसका पहिया ऐसे चलता रहे, ऐसे कर सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो जैसे सर ने बताया कि वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, स्मार्ट ट्रेनर होता है, तो आपके डिवाइस से कनेक्ट रहता है, तो वो डिवाइस उसकी टफनेस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे चढ़ाई आई तो ट्रेनर हार्ड हो जाता है, बिल्कुल, और या तो फ्री हो जाता है। आयरन मैन कर लिया, रेस अक्रॉस द वेस्ट कर लिया, फिर आपने हिमाचल जाके कुछ स्विमिंग वगैरह भी करी। कोविड के बाद की बात है वो? कोविड के बाद की बात है। एक्चुअली एक इवेंट रजिस्टर किया था कोविड टाइम में, तो कोविड की वजह से वो इवेंट हो नहीं पा रहा था। बाद में हुआ तो उन्होंने इसको दिल्ली से शिफ्ट करके हिमाचल कर दिया। तो उसमें मैंने 10 किलोमीटर पौंग डैम है उसमें, वहाँ पे स्विमिंग की थी ओपन वाटर। 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप डैम में। जी। डर नहीं लगा आपको? डैम में ठंडा पानी भी होगा काफी, वहाँ तो हिमाचल में तो काफी पानी ठंडा था। वहाँ पर वेट सूट अलाउड था। अच्छा, वेट सूट पहन के किया था। वेट सूट कैसा होता है? वेट सूट एक नियोप्रिन का पूरा लेयर होता है, आपके पूरे फुल बॉडी कवर करता है। वो सिर्फ आपके पंजे और सिर खुला रहता है, बाकी फुल बॉडी कवर करता है। तो वो नियोप्रिन की 3 से 5 mm की थिक लेयर रहती है, तो उसमें टाइट नहीं लगता आपको? हाथ नहीं, वो डिजाइन इस तरह से रहता है कि उसमें ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। वो तो कभी ठंडे पानी में स्विमिंग करनी है तो वेट सूट के साथ करिए। वेट सूट, बल्कि कहीं ये तो मैंडेटरी होता है, आयरनमैन की रेसेस में मैंडेटरी होता है। अगर वो 18 डिग्री से कम टेम्परेचर तो मैंडेटरी है कि आपको यूज करना ही करना है। अच्छा। और 24 डिग्री तक आप वेट सूट ऑप्शन लेके आप यूज कर सकते हो। तो वेट सूट तो वहाँ ठंडा था तो कर लिया आपने। वेट सूट में प्रैक्टिस कैसे करी? प्रैक्टिस में मैंने ज्यादा नहीं किया था, 1-2 बार ही प्रैक्टिस किया था। मैं कर सकता हूँ यहाँ पे तो पूल में तो गर्मी में मर जाओगे। हाँ, यहाँ तो आपने अगर वेट सूट डाला है तो आपको विदिन 10 सेकंड आप पूरा पसीने से नहा जाओगे। डालते साथ ही आप पसीने से नहा जाओगे। वैसे ही नहा रहे हो और तो यहाँ तो मुश्किल है, लेकिन ठंड में मैंने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली थी उसकी। अच्छा। तो वो हो गया था।
एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे आयरन मैन में ही मान लो कोई साइन अप कर रहा है और वो कहेगा कि 3.9 किलोमीटर्स या 1.9 किलोमीटर्स मैं कैसे करूंगा नॉन स्टॉप, तो अगर थोड़ी हाफ आ गई या किसी वजह से रुकना पड़ रहा है तो उसके लिए कोई इंतजाम रहता है उधर? सर आयरन मैन बहुत ही सेफ रेस है, पूरा मैनेजमेंट उनका पूरा प्रॉपर रहता है, बीच बीच में फ्लोटिंग बुइज लगे रहते हैं जिसको डायरेक्शन के लिए भी रहते हैं और डिस्टेंस भी उससे पता चलता है, तो उसको पकड़ के भी आप रुक सकते हो। प्लस उनके कयाक्स रहते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उनको बुला भी सकते हो, तो पूरे लाइफ गार्ड वगैरह सारे सेफ्टी अरेंजमेंट्स पूरे रहते हैं। आप किसी चीज़ को पुश करके उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो अलाउड नहीं है, लेकिन रुकने के लिए आप जितना चाहो जितनी बार चाहो रुक सकते हो। क्योंकि आदमी को ये लगेगा कि पूल में तो कोई भी जो भी पूल में तो कंटेस्टेंट है safe- पूल हाँ, में तो मैं जाके safe कर हो आप। सकता हूँ, पर यहाँ पूल से जितना पूल में आप सेफ हो उतना ही आप आयरन मैन रेस में भी सेफ हो। तो सबसे पहले तो ये जो मन का फोबिया है वो निकालना बिल्कुल, पड़ेगा। सबसे एंड पहले। ओपन वाटर स्विमिंग कितनी डिफरेंट रहती है पूल सर, स्विम से? ओपन वाटर स्विमिंग हर स्विमिंग डिफरेंट होती है। पूल स्विमिंग अलग होती है, कुएं की स्विमिंग अलग होती है, तालाब की स्विमिंग अलग होती है, समुद्र की स्विमिंग अलग होती है, नदी की अलग होती है। आप एक जगह की स्विमिंग को दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते। और मैं आयरन मैन की बात करूं तो वो आयरन मैन होता है हमेशा ज़्यादातर ओशन वाटर में, तो ओशन वाटर खारा होता है तो उसकी बॉयंसी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी आसान होती है। स्विमिंग पूल की स्विमिंग से थोड़ी आसान होती है आयरन मैन की स्विमिंग, आपकी स्पीड ज़्यादा निकल आती है, वहाँ पे आपकी बॉयंस मिलती है, आपको डूबने का डर ही कम हो जाता है आपका। अच्छा, तो ये जो हम यहाँ बैठे बैठे अपने मन में फोबिया बना लेते हैं ना, सोच सोच के कि इतना बड़ा समुद्र है, देख के डर जाते हैं कि कैसे कर पाऊंगा स्विमिंग। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप उसमें उतरते हो आपको मजा आने लगता है, आपके साथ साथ दुनिया के अच्छे अच्छे एथलीट स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है उससे और आप आराम से कर लेते हो उसको। क्योंकि पर्सनली बात करूं तो मैं पूल पे तो कर लेता हूँ अच्छे से जी स्विमिंग, जी, बट कभी सबसे बड़ा फोबिया तो यही है कि ओशन में जाके करना पड़ेगा। सबसे अभी पहले तो अपने मन से डर जीव-जंतु- निकाल दो, कुछ भी नहीं होता ना, जीव जीव जंतु जंतु फिर अंधेरा को दिखेगी भी नहीं ना नीचे। हाँ, तो जीव जंतु का तो ऐसा है कि आपसे पहले 200-400 लोग निकल चुके हैं, तो वो स्वीप कर चुके हैं ऑलरेडी उसको। इसलिए कभी टॉप एथलीट नहीं बनना। और जैसे एक जरूर होता है, जेलीफिश का जरूर इशू रहता है, तो कुछ लोगों को काटती है, बट अब छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शन तो आते रहेंगे लाइफ में, लेकिन वो मन से ये डर निकाल दो कि बहुत मुश्किल है या बहुत मैं नहीं कर सकता, आप जो सोचो वो कर सकते हो। आयरन मैन का तो बल्कि टैगलाइन ही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। आयरन मैन का टैगलाइन है एनीथिंग इज पॉसिबल, तो आप कुछ भी कर सकते हो। खास तौर पर उस पे वो ये ऐड कर देते हैं व्हेन वी आर टुगेदर, तो इकट्ठे में तो सभी कुछ हाँ। पॉसिबल है। बस मैं एक सलाह दूंगा, हमेशा कुछ भी करो आप लाइफ में प्रॉपरली ट्रेन करके करो, जिससे कि कोई ऐसा मिसहैप ना हो पाए। तो अगर आप प्रॉपर ट्रेन करके कोई भी काम करते हो तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते स्पोर्ट्स की फील्ड में। ये आपने बहुत सही बोला, क्योंकि अभी एक वर्ल्ड हेल्थ डे में हमने इंटरव्यू किया था डॉक्टर बगचंदानी का, तो उन्होंने यही सेम चीज बताई थी कि आजकल बहुत सारे इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि लोग बिना जाने करते हैं। बिल्कुल, आपको उस चीज को जानना है, समझ के करना है, जानना है, समझना है उसको और सही तरीके से करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे एकदम से रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनको टू फास्ट टू सून करना है, हर चीज़ सारे मेडल इकट्ठे करना है, सोशल मीडिया में शो ऑफ करना है, तो उसके बाद फिर वो उनको कुछ इंजरी होती है तो फिर रनिंग को बदनाम करते हैं कि रनिंग से घुटने खराब होते हैं, रनिंग से हार्ट खराब होता है, हार्ट अटैक आता है। ये तो मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा, रनिंग से घुटने खराब होते हैं। हाँ, लगभग हमारे सभी ने तो नहीं सुना। होते। घुटने रनिंग से खराब एक्चुअली नहीं होते, आप गलत दौड़ने से खराब होते गलत हैं। रनिंग। और मैं तो ये इस चीज़ का काफ़ी मान्यदार हूँ, और इसलिए हमने एक रीज़न जो वामोस क्लब को शुरू करने का था कि सबको ऐसा नहीं है कोई पैदाइशी रनिंग सीख के पैदा होता है, पेट से कुछ भी ऐसे सीख के नहीं पैदा होते। हो सकता है सांस लेना ही एक चीज़ है जो नेचुरली हमें पता रहता है ये करना है, बाकी सब हम देख के सीखते हैं ज़्यादातर बचपन में, या सुन के सीखते हैं वर्ड्स और जो भी है। तो रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मान लेते हैं, बच्चा अब दौड़ने लग गया तो उसको दौड़ना आ गया, लेकिन थोड़ी उसमें भी टेक्निक्स हैं जो सीखना और सिखाना ज़रूरी इसमें है। अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, मतलब आप किसी तो बोलोगे दौड़ना सीख ले, तो बोले उसमें क्या सीखना है, दौड़ना ही नॉर्मल सब दौड़ते बचपन से ही हैं, दौड़ उसमें रहे सीखने हैं। वाली क्या बात है। हाँ। तो आप जब तक उसको अवेयरनेस नहीं आएगी कि नहीं इसमें हार्ट रेट भी होती है, इसमें लैक्टेट भी होता है, तो जब तक उसको ये चीज़ नहीं मालूम होगी तब तक वो सीखने की कोशिश नहीं करेगा उसको। तो अब आपकी पहली बार जैसे आपने तो 2014 या ऐसे साल में आपने मिलिंद सोमन को देखा, आपने मन में ठान लिया कि अब मैं भी करना चाहता हूँ, अपने फैमिली को कब बताया? फैमिली को तो
धीरे-धीरे तभी बता दिया था जब मैंने वॉक करना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे डिस्टेंस बढ़ाता गया तो उनको तो अंदाज़ा हो ही गया था। तो उनको क्या अंदाजा हुआ था ये कहाँ तक जाएगी ये जर्नी? उनको अब लगा था मैं 10 साल बाद आप उनको फैमिली इसी को में पूरा अटके अंदाज़ा है कि रहेंगे। मैं थोड़ा-सा पागल हूँ, फैनेटिक हूँ कि मतलब हाँ, जो चीज़ में लग जाता हूँ वो करके ही मानता हूँ, तो उनको पता था ये कुछ करने वाला है। तो जब मैं काम भी करता था तो ऐसे ही करता था कि तो कभी रात किसी दिन ने नहीं मना देखा। नहीं किया कि इतना करने की क्या जरूरत है, हेल्थ खराब हो जाएगी, थोड़ा कम करके नहीं, कर एक्चुअली लो? उन्होंने मेरा जो डाउन देखा है, जो मेरा स्थिति देखी है कि बिल्कुल बेड रिडन हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कहीं मना नहीं किया आज तक, क्योंकि उन्होंने मेरा बिल्कुल माइनस पॉइंट देखा कि ये तो बहुत ही खराब हालत में था, उससे तो अच्छा कम से कम दौड़ रहा नहीं, है। लेकिन जब शुरू कर रहे थे तब की बात, अस्थमा भी है आपको, हाँ। डॉक्टरों ने भी बोल रखा है, ब्लड प्रेशर भी नहीं, है, कई बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं साइकिल लेके निकला हूँ और हाँ। अस्थमा का पंप रखना भूल गया जेब में, हाँ, वो फिर अटैक आया तो मैं राम करते करते घर पहुंचा हूँ जैसे तैसे। ऐसा भी हुआ तो है। ऐसा भी हुआ है कई बार, लेकिन अभी तो पार्ट एंड पार्सल है, चलता रहेगा हमेशा ही। आपको किसी ने ये नहीं, नहीं कहा कि- भगवान का हाथ है सर पे, जी, ऐसा जी। ना बोलिए, वो तो जी। कहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा हाँ, भी, ऐसे भी हो कुछ सकता भी हो है, सकता है चल रहा उसमें। रहेगा, उसका रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, किसी ने ये नहीं बोला कि क्या पागलपन है, मतलब हो तो गए वो फिट अब क्या? फैमिली से तो नहीं बोला, बट हाँ दोस्तों ने जरूर बोला, हाँ। बोले घर में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी, तू साइकिल से घूम रहा है इधर, तो दोस्तों ने बोला। और आपकी मम्मी जी ने? मम्मी ने तो सपोर्ट ही किया है हमेशा। तो मुझे तो कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो मैं मम्मी को फ़ोन करता। एक बार मैं टाटा मुंबई मैराथन दौड़ रहा था, तो दौड़ते-दौड़ते ऐसा हुआ 35-36 किलोमीटर के आसपास के इमोशंस चेंज होने लगते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। दौड़ते-दौड़ते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रोऊँ या बैठ के। कुछ भी नहीं, ना दर्द, ना कुछ, ना थका, कुछ नहीं। मैं आराम से दौड़ते बन रहा, सब कुछ कर रहा था, लेकिन पता नहीं रोने की इच्छा हो रही थी। फिर मैंने दौड़ते-दौड़ते मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी से तो 5-10 मिनट बात की, तो फिर बड़ा ठीक लगा, मुझे रिलैक्स। शांति है। हाँ। अच्छा, ये कब की बात? थोड़ा-सा इसके बारे में बताओ, कैसे इमोशंस सिर्फ आपको हुए या आपने? नहीं, मुझे लगता है सभी को होते हैं। जब आप एक स्टेज पे, आप रनिंग में जब हाइप पे पहुंच जाते हो, तो मुझे लगता है कोई ना कोई इमोशनल चेंज सबके साथ होता है। तो 35 या 36 किलोमीटर हुए होंगे और मैं रनिंग कर रहा था, और अपना जो मरीन ड्राइव वाली रोड है उस पर ही था मैं। तो वहाँ दौड़ते-दौड़ते ऐसा फील होने लगा कि यार रोने की इच्छा हो रही है, पता नहीं क्यों, रीज़न कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं कुछ चोट लगी हो, दर्द हो रहा है, कुछ मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इस चीज़ रोने की इच्छा हो रही है कि मैं क्या करूँ, अब इतनी पब्लिक के बीच में रो भी नहीं सकते। तो फिर मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी से थोड़ी देर बात की, तो फिर अच्छा लगा मुझे। तो आपकी पहली ही नहीं होगी ये वाली, तो आप पहले कर चुके होंगे। हाँ, तो पहले ऐसा कुछ emotion मुंबई नहीं। वाली पहले कर चुके थे। मुंबई पहले कर चुका था, सेकंड थी मेरी तो वो वाली। ऐसा तो तो नहीं इसमें था, कुछ तो भी ऐसे तो ये कई बार मैं तो मानता हूँ ये ऊपर से भी मैसेज आता है कि बात कर लो। हो सकता है, इसमें हाँ, कोई बिल्कुल हो डीपर सकता भी, है। मेरा तो मानना है बहुत आयरन मैन में स्ट्रांगली जब कि ऐसी करने कोई गया था, फीलिंग आती है, मम्मी से बात करी तो हो ऊपर सकता है वाला उनके तो उनका ही जी, मैसेज हो। बिल्कुल ऊपर वाला भी कई बार आपके पास ऐसे लोग भेज देता है। जैसे मैं आयरन मैन जब करने गया था, तो मेरा सबसे बड़ा फियर था स्विमिंग। हम लोग सब नॉन स्विमर लोग हैं ना, तो सबको स्विमिंग का ही फियर होता है। तो मेरा पूरा यहाँ से जाने से लेके वहाँ तक पहुँचने तक डर पूरा स्विमिंग का था, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और स्विमिंग मुझे आती भी नहीं थी ठीक से, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ सीखी थी, फ्री स्टाइल। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था, फ्लोटिंग भी नहीं आती थी। मुझे ये भी नहीं आता था कि बीच में रुक के अपनी जान बचा लूँ, कुछ हो जाए तो, चश्मा निकल जाए तो, गॉगल में पानी चला जाए तो, या कुछ ठीक कर लूँ, वो भी नहीं आता था। तो मेरा एक ही चीज़ थी कि या तो मैं तैर के उस पार पहुँच जाऊँगा या फिर डूब जाऊँगा, जान बचाना भी नहीं आता था। तो लाइव जो सेविंग स्किल्स है वो भी सीखना चाहिए हम लोगों को। तो वहाँ भी मेरा डर ये था कि स्विमिंग का, लेकिन वहाँ मुझे एक बंदा मिला जो कि इंडियन था और ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, कोई पार्टिसिपेंट था। उससे मेरी फेसबुक पे बात हो गई थी 1-2 बार। उसने मुझे बोला कि आप प्रवीण मेरे साथ चल के आप साइकिल वाला रूट देख के आओ। तो मैं उसने मुझे बहुत फोर्स किया, तो मैं चला गया उनके साथ रेकी करने के लिए, रूट रेकी के लिए। तो उस समय तो मुझे रेकी हुई कि कुछ पता नहीं था कि क्या होती है, लेकिन वो ले गया तो मैं चला गया। तो उसने मुझे जाके एक स्पॉट देखा है, देख यहाँ पे डाउन हिल है, लेकिन यहाँ साइकिल चलाना मत, क्योंकि आ गया कि हेयर पिन जो मोड होता है ना, वो वाला टर्न है, यू टर्न है सीधे। ऐसे करके 2-3 उसने स्पॉट देखा कि ये डेंजर वाले, तो यहाँ पर आप संभल के चलना है। उस वजह से मेरी साइकिलिंग फिनिश हो पाई, क्योंकि वो आपको डाउन हिल दिखता तो आप सीधे भगाते हो साइकिल, और आगे जाके वो वाला टर्न उस पे मैंने देखा था साइकिल चला था, काफ़ी लोग गिरे थे। एक बंदे की तो साइकिल की सीट का जो वो होता है वो टूट गया था, सीट ही टूट के अलग हो गई थी, और बेचारा बिना सीट के साइकिल चला रहा, खड़े हो गए। कुछ लोगों को चोटें भी आई थी काफ़ी। तो मतलब वो चीज़ पूरी होनी थी, तो ऊपर वाले ने किसी को भेजा था, ऑस्ट्रेलिया से भेजा कि इसको सही रास्ता दिखा दो। ये होता है एक्चुअली, गॉड सेंड था मतलब। हाँ। आपके और लिए। डॉक्टर ने कभी मना किया आपको? डॉक्टर ने तो हमेशा मना किया।
तो डॉक्टर ने क्या बोला था, मर जाओगे करोगे? मेरे डॉक्टर ने तो लिटरली बोल दिया था कि आप साइकिलिंग जितनी चाहो करो, रनिंग मत करना, वरना में जो ये तुम्हें क्या बोलते हैं रिफर करना पड़ जाएगा मुंबई। डॉक्टर ने क्लियरली मना पेशेंट करा। फिर मैं हाँ, मैं रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रिस्पॉन्सिबिलिटी में सकता, तुम्हें फिर रिफर क्या करना होता है? पड़ेगा, हाँ। तुम साइकिलिंग करो, रनिंग बिल्कुल मत करो। उसके बाद वापस आके उसने दिखाया डॉक्टर को कि क्या नहीं, फिर मैं उसके बाद कभी गया ही नहीं उनके पास। जिस दिन उन्होंने मना किया उसके बाद कभी गया ही नहीं उनके हाँ। पास। मैंने डॉक्टर तो बदल दिया। आपने 2014 में अपना जर्नी शुरू करा आयरन मैन की ट्रेनिंग का या फिटनेस का, दोनों साथ में ही आपने एक साथ ही सबसे डिफिकल्ट पकड़ा। ज़्यादातर लोग वैसे या तो मैराथन या साइकिलिंग एक चीज़ पकड़ते, आपने बोला नहीं मैं तो सबसे हार्ड वाला कर लेता हूँ फिर देखूंगा क्या होता है। 2014 के टाइम पे भोपाल में कोई कोच नहीं थे, जो आपने बताया हमें, जब आप ढूंढने गए एक भी नहीं मिला आपको। साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मेन हब है, अब वो एथलीट ट्रेन करते हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं है किसी बुजुर्ग आदमी को या किसी एजेड आदमी को, मतलब जिसकी एज निकल चुकी है एथलीट बनने की, जो कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता है, कहीं नेशनल गेम्स या कहीं नहीं जा सकता, तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। उसके अलावा भी कोई प्राइवेट में या कहीं भी कोई कोच नहीं थे। हाँ। तो कैसे आपने मतलब नॉलेज कहाँ से ली, मतलब इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पता पड़ा आपको? नॉलेज तो नहीं हो पाई थी बिल्कुल, अपने आप ही करता रहा। नॉलेज फिर धीरे धीरे हुई है, क्योंकि उस समय तो कुछ अंदाज़ा नहीं था, साथ में इतने इक्विपमेंट नहीं थे हाई टेक। अभी तो वॉचेस भी हमारे पास में जो कि आपकी हार्ट रेट है, जीपीएस है, डिस्टेंस बताता है, तो वो सब उस समय कुछ भी नहीं था। जिस समय मैंने आयरन मैन 70.3 किया था, उस समय मेरे पास जो वॉच थी वो केसीओ की 500 रुपये की वॉच थी। तो मैंने सिर्फ टाइमर लगा रखा था कि कितनी देर में मुझे क्या करना है, उस टाइमर से पता चलता है। बस कट ऑफ तक नहीं पहुंचूं, हाँ, इतना ध्यान था इतना आपका ध्यान कि था, बस टाइमर से टाइम पता पे चला। ध्यान देना कि कट और ऑफ। वो भी उसमें स्विमिंग करते हुए कुछ हाथ लग गया तो टाइमर भी बंद हो गया था। अच्छा, तो ये फिर अक्सर मैं होता है। हाँ डे टाइम देख के ही चला था कि हाँ मैंने हाँ। 6:30 पे स्टार्ट की होगी, अब इतना टाइम होगा, मतलब इतना हो गया हाँ। होगा। तो वो वैसे ही चला था। दूसरी वहाँ के लोगों की लैंग्वेज भी अलग थी। वहाँ जो वॉलंटियर्स थे जी। उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और वहाँ हिंदी की तो बिल्कुल भी नहीं हिंदी तो आती। सवाल ही नहीं उठता। तो उनसे भी डिस्टेंस पूछो, कुछ पूछो तो उनको कुछ ही नहीं पता समझ में आता था। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि कितने किलोमीटर हो गए। आपको रूट दिमाग में फीड करके रखना पड़ता है, याद करके कि हाँ मुझे 38 किलोमीटर का पॉइंट याद था कि वहाँ पे यू टर्न है। तो 38 किलोमीटर जब मैं पहुँचा तब मुझे समझ में आ गया था कि ये यू टर्न है, मतलब 38 हो गया। अब जो मुझे इतना किलोमीटर बचा है तो अब मुझे इतनी स्पीड चाहिए होगी। तो बिना किसी सपोर्ट के तो आपने बेसिकली सब कुछ अपने हिसाब से ट्रायल एंड एरर, काफी ट्रायल एंड एरर से करा, हाँ, कि बस तब trial ना and तो ऑनलाइन कोई आप ऐसे किसी को ईमेल करके एक पहुंच और पाते। हाँ, बहुत बढ़िया एक और इंसिडेंट है। उन दिनों मैंने जो कोच की सर्च कर रहा था तो पुणे के कोच मिले थे, मतलब काफ़ी सीनियर कोच है, और वो इसके पहले कई बार आयरनमैन फिनिश कर चुके हैं और कई लोग करवा भी चुके हैं। तो उनका मैंने ढूंढ के उनको मेल लिखा, मैंने बोला कि मैं कोचिंग लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर रिप्लाई किया, उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन मांगी। तो इन्फॉर्मेशन में मैंने सच सच लिख दिया कि मुझे अस्थमा है, मुझे बीपी है, मुझे ये सर्वाइकल है, तो और मेरी एज भी मैंने सही सही लिख दी। तो उसके बाद में फिर उनका दूसरा मेल कभी नहीं आया फिर। तो मुझे लगता है कि कोई कोच भी सब यही देखते हैं कि ऐसा कोई बंदा नहीं लेना चाहते जो कि ओवरवेट हो या किसी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो। तो ये भी एक समस्या रहती थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे दूसरे ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।